प्यारे विद्यार्थियों, गायत्री विद्या मंदिर उच्च मध्य विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास एवं गायत्री विद्या मंदिर सांचौर यूट्यूब चैनल में प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज कक्षा 9th और 10th संस्कृत के व्याकरण के प्रथम टॉपिक उच्चारण स्थान के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान किसका होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण की कि उच्चारण स्थान वर्णों का होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये वर्ण क्या है। वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि जो ध्वनियाँ होती है उस ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। और जितने भी वर्ण हैं उन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। उच्चारण स्थान क्या है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी वर्ण की उत्पत्ति जहाँ से होती है, उत्पत्ति जिस अंग से होती है, या हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि किसी भी वर्णों का जो उत्पत्ति स्थल है वो उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। हम इसको और सरल भाषा में कहें तो जिस वर्णों को बोलते समय जिस अंग में, हमारे शरीर के जिस अंग में व्यवधान उत्पन्न हुआ हो वो उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाएगा। तो उच्चारण स्थान के आप ये परिभाषा आपको समझनी है, एक बार पुनः हमको पढ़नी है कि किसी भी वर्ण की उत्पत्ति जिस अंग से होती है वो उसका उत्पत्ति स्थान कहलाता है, या सारी भाषा में कहें तो वर्णों की उत्पत्ति स्थल को वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख्य रूप से हमारे शरीर के अंदर वर्णों के उच्चारण स्थान 7 बताए गए हैं, लेकिन संस्कृत के मुख्य विद्वान पाणिनि के अनुसार इनकी संख्या 8 भी बताई गई है, जिसमें उर अर्थात हृदय को भी उत्पत्ति स्थान बताया गया है, लेकिन मुख्य रूप से ये 7 होते हैं। हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है कंठ। कंठ हमारा ये वाला भाग। दूसरा तालु जो कि कंठ से आगे वाला, जीभ के मध्यम से ऊपर वाला भाग। मुर्दा दांत के पीछे और तालु के आगे वाला भाग। दंता दांत से जो भी वर्ण उत्पन्न होते हैं जहाँ व्यवधान उत्पन्न होता है। ओष्ठ होठ। जीवामूलम जीभ के माध्यम से, और नासिका। ये कुल 7 मुख्य स्थान हैं। कंठः, तालु, मुर्दा, दंतः, ओष्ठः, जीवामूलम और नासिका। अब कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जिनको दोनों अंग मिलकर के उसकी उत्पत्ति स्थान कहलाते हैं, जैसे कंठ तालु, अर्थात इसमें कंठ और तालु दोनों हैं, कंठ और तालु। दूसरा है कंठोष्ठ, इसके अंदर कंठ और होठ दोनों से उस वर्ण की उत्पत्ति होती है। तीसरा है दंतोष्ठ, दांत और होठ। ये 3 ऐसे हैं जो 7 हैं। 7 मुख्य रूप से इन वर्णों का उत्पत्ति स्थल कहलाता है। तो इन 7 को मुख्य रूप से आपको याद होना चाहिए, वो भी कर्म से। कंठः, तालु, मुर्दा, दंता, ओष्ठ, जीवामूलम, नासिका। यदि हम किसी के 7 वर्णों की उत्पत्ति माने, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ। अब हम इनको एक सूत्र के माध्यम से पढ़ेंगे। इस सूत्र के माध्यम में पढ़ने से आपको जितने भी वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन, इन सब इस सूत्र के माध्यम से आपको याद भी करना है और साथ में याद भी रखना है। तो सबसे पहले हम पहले सूत्र की बात करते हैं। पहला सूत्र है अपना अकुह विसर्ग निया नाम कंठः, अर्थात अ। देखिए इस सूत्र का पहला वर्ण अ, क वर्ग, अ और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण कंठ से होता है। हमारे शरीर में ये जो भाग है इसको कंठ कहते हैं, और कंठ से इस
इसकी सरल भाषा में व्याख्या करते हैं हम अ क वर्ग आया हुआ पूरा। वर्ग के अंदर वर्ग के पांचों वर्ण क ख ग ग और ण, ये पांचों वर्ण क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, पांचों वर्गों के पांचों वर्णों में जितने वर्ण होते हैं जो कुल 25 होते हैं, ये संख्या अब इसी के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले हम इस कंठ की बात करते हैं। कंठ के अंदर केवल क वर्ग आएगा, उसके अलावा ह तथा विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। एक बार पुनः इस सूत्र को पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ना है अकुह विसर्ग निया नाम कंठ। अ क वर्ग ह तथा विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। हमारा दूसरा सूत्र है ईचु यसा नाम तालु। एक बार पुनः ईचु यसा नाम तालु, अर्थात ई च, च पूरा वर्ग है जिसके अंदर च, छ, ज, ज और ण, ये पूरे 5 वर्ण आ गए च वर्ग के अंदर। च वर्ग के साथ ये तथा स, ये दोनों वर्ण भी इसी के साथ है। इन सभी का उच्चारण तालु से होता है। तालु हमारे शरीर में कंठ से ऊपर वाला भाग, जो जीभ के बीच के ऊपर वाला भाग तालु कहलाता है। और आप ये भी ध्यान रखें कि जैसे माना कि हम ई च वर्ग या ये और श का उच्चारण कर रहे हैं, तो हमारी जीव्या यानी जीभ उस तालु को स्पर्श करती है। ये भी एक संकेत है कि जिसके माध्यम से हम पता लगा सकें कि इन वर्णों का उच्चारण उत्पत्ति स्थल क्या है। उसके बाद हमारा तीसरा सूत्र है ऋतु रसानाम मूर्धा। एक बार पुनः पढ़ते हैं ऋतु रसानाम मूर्धा। री और ट वर्ग, देखो ट वर्ग के अंदर ट, ठ, ड, ड, न, ये पांचों वर्ण आएंगे। ट, ठ, ड, ड, न। उसके साथ र तथा स, इनका उच्चारण भी मूर्धा से होता है। मूर्धा यानी दांत के पीछे वाला भाग। जब आप इस ट को बोलोगे, जैसे मानक बोलते हैं ट, जब ट को बोलोगे तो जीभ के आगे वाला हिस्सा जिस भाग को टच करता है वो क्या है, वो मूर्धा है। वो क्या है, वो मूर्धा है। अर्थात ये हमारे शरीर का तीसरा अंग, जिसमें री, ट वर्ग, र तथा स, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। तो हम इस उच्चारण स्थान के अंदर इन सूत्रों के माध्यम से आपको वर्ण भी याद रहेंगे और आप आराम से पढ़ सकते हैं। एक बार हम पुनः इस सूत्र को एक बार देखेंगे। सूत्र आपको इसी ढंग से याद करना है और सूत्रों के अंदर ही वर्ण दिए हुए हैं। जैसे माना कि अकुह विसर्ग निया नाम कंठ, ईचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा। जैसे अकुह विसर्ग का हम एक बार पुनः सरलार्थ करते हैं, तो अकुह विसर्ग निया नाम कंठ, अ आ गया, ये क आ गया, ये ह आ गया, ये विसर्ग आ गया। मतलब इसी सूत्र में सारे वर्ण आए हुए हैं, अ, क वर्ग, ह और विसर्ग। यदि हम दूसरे सूत्र की बात करें तो ई, च वर्ग, ये, स, ये इसी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तीसरे सूत्र की बात करें री, ट, र और स, ये त वर्ग, च वर्ग और क वर्ग, इन वर्गों में अलग अलग सूत्र में एक एक वर्ग आएगा। इनका हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है। तो उच्चारण स्थान अर्थात वर्ण की उत्पत्ति स्थल ही वर्णों का उच्चारण स्थान कहलाता है। मुख्य रूप से ये 7 होते हैं। पाणिनि के अनुसार यदि आपको कोई पूछे तो उनकी संख्या कुल होती है 8, जिसमें 8वां है उर यानी हृदय। उस हृदय को भी उच्चारण स्थान माना गया है, लेकिन मुख्य रूप से कुल 7 होते हैं। कंठः, तालु, मूर्धा, दंतः, औष्ठः, जीव्यामूलम और नासिका। इसके अलावा ऐसे भी कुछ वर्ण होते हैं जिनको 2 अंगों के माध्यम से पढ़ा जाता है, जैसे कंठ और तालु। कंठ और तालु मिलकर के किसी वर्ण की उत्पत्ति करते हैं, उसे कंठ तालु कहते हैं। कंठोष्ठ,
कंठ और होठ, अर्थात ये हमारा गला, कंठ और होठ, उसके अलावा दंतोष्ठ, दांत और होठ, इससे यदि उत्पत्ति होती है वो केवल 3 ही है, कंठतालु, कंठोष्ठम, दंतोष्ठम। उसके अलावा ये सूत्र है, मैंने एक बार आपको कह दिया है, आप इसको याद करिए। याद करने के साथ साथ आप इसके अंदर गौर से देखिए कि इन्हीं में वो वर्ण आए हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, उच्चारण स्थान के 3 के बाद चौथा सूत्र है ऋतु लसानाम दंता। ऋतु लसानाम दंता। तो हम आपका ध्यान इस सूत्र में होना चाहिए। देखिए सूत्र के अंदर ली, तवर, ल तथा स, ली, तवर, तवर के अंदर त, थ, द, ड और न, उसके अलावा ल तथा स, इनका उच्चारण दंता अर्थात हमारे ये दांत, इस दांत से होता है। अर्थात जब हम इस री को बोलते हैं, त वर्ग को बोलते हैं, ल और स को बोलते हैं, तब हमारी जीभ दांत को स्पर्श करती है, इसलिए ये इन सभी का उच्चारण स्थान दंता कहलाता है। 5वां है हमारे पास उपपदीयमान्यानाम औष्ठव। एक बार पुनः पढ़ते हैं, उपपदीयमान्यानाम औष्ठव, अर्थात औष्ठव का अर्थ होता है होठ, उ, प वर्ग, प वर्ग के अंदर प, फ, ब, भ और म, एवं जो ये जो चंद्राकार आपके सामने जो प्रतीक लग रहा है, जैसे माना कि हम लिखते हैं कॉलेज, तो ये ऊपर वाला जो है इनका उच्चारण जो ओ की ध्वनि निकालता है, इनका उच्चारण भी ओष्ठ से होता है। तो एक बार पुनः पढ़ेंगे, उ, प वर्ग, ओ की ध्वनि का ये उच्चारण होठ से होता है। अब अपना अगला सूत्र है अण, म, अण, न, ना, नाम। इसको एक साथ पढ़ोगे, अण, म, न, ना, नाम, नासिका, अर्थात 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन 5 वर्गों का अंतिम वर्ण, 5वां वर्ण क्या है? च वर्ग का न, प वर्ग का म, क वर्ग का न, ट वर्ग का न और त वर्ग का न, इन सभी का उच्चारण नासिका से होता है। जैसे माना कि आपने बोला किंचित, तो ये जो अनुस्वार रूप में आया है, हालांकि अनुस्वार की अलग से भी एक लाइन हमने लिखी है, फिर भी किंचित शब्द बोलते हैं, तो जो इनका उच्चारण जैसे माना कि न पढ़ते हैं न, म, न, तो ये बोलते समय जो हवा है वो नासिका के माध्यम से बाहर निकलती है ना, उसकी उत्पत्ति स्थल नासिका मानी जाती है। तो अपना 6वां सूत्र है न, म, न, ना, नाम, नासिका। उसके आगे अपना 7, देखो मैंने आपको 7 उत्पत्ति स्थल कहे थे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंता, ये आ गया। उसके बाद ओष्ठ, होठ और नासिका, ये अपने 7 मुख्य रूप से उत्पत्ति स्थल है। उसके अलावा मैंने आपको कहा था कि 2, जैसे माना कि कंठ तालु, जो ध्वनियां दोनों अंगों से उत्पन्न होती है, कंठ तालु, कंठोष्ठम, दंतोष्ठम, इनको हम पढ़ेंगे। तो अपना 7वां सूत्र है ए दंतौ कंठ तालु, अर्थात ए ऐ, इनका उच्चारण कंठ तालु से सामूहिक रूप से होता है, कंठ और तालु। ये 7 के अलावा दोनों का 7 का रूप है, तो इसको आप सीधा भी पढ़ सकते हैं, ए ऐ कंठ तालु, आप सीधा याद कर सकते हैं ए ऐ कंठ तालु। और संस्कृत में इसको याद करें तो एदेतौ अर्थात कंठ तालु। अपना 8वां सूत्र है ओ दंतौ, अर्थात इसको ओ दंतौ मतलब कंठोष्ठम, इसको साधारण भाषा में कहें तो ओ और औ, ओ औ कंठोष्ठम,
कंठ और होठ, ओ और औ, इन दोनों वर्णों का उच्चारण कंठ व होठ दोनों का सामूहिक रूप से होता है। औदोतौ कंठोष्ठम, वकार से दंतोष्ठम, व इसमें केवल देखिए सूत्र में देखिए ये जो व आया हुआ है, इस व का उच्चारण दंतोष्ठम दांत और होठ दोनों का सामूहिक रूप से होता है। अब मैंने बीच में एक बार और आपको कहा था कि जो नासिका है ये पांचों वर्गों का अंतिम वर्ण की उत्पत्ति स्थान माना जाता है। तो जो अनुस्वार है, अनुस्वार किसे कहते हैं? जैसे माना कि आप लिखते हैं रामम, जो ये ऊपर वाला जो मैंने लगाई है आपके, ये जो अनुस्वार लगाया है, अनुस्वार की ध्वनि म मतलब म निकलती है, इसको हम रामम पढ़ते हैं। तो जो ये अनुस्वार है इसका भी उच्चारण नासिका से होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन सूत्रों को याद करना है, स्क्रीनशॉट आप ले लो और उसके साथ हम एक बार पुनः सभी सूत्रों को एक साथ बोलेंगे। सबसे अपना पहला सूत्र था अकुह विसर्ग नियानाम कंठ। दूसरा सूत्र था इचु यसानाम तालु। तीसरा अपना सूत्र था ऋतु रसानाम मूर्धा। चौथा अपना सूत्र है ऋतु लसानाम दंता। पांचवा अपना सूत्र है उपपदीय मान्या नाम औष्ठः। छठा अपना सूत्र है ण म न न ना नाम नासिका। आठवां अपना सूत्र है ए देतौ कंठ तालु। साधारण भाषा में ए ऐ कंठ तालु। ओ दंतौ कंठोष्ठम अर्थात ओ औ कंठोष्ठम, वकार से दंतोष्ठम। ये सूत्र आप सभी को याद करना है और याद करने के बाद आप इन सूत्रों के अंदर जो वर्ण आए हुए हैं वो ही उसकी उत्पत्ति स्थान है, ये हम आराम से पढ़ सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी के अंदर आराम से लिख करके फिर उनको याद करना है। और बार बार 2-3 बार आप जब अभ्यास करोगे तो ये सूत्र आपको कंठस्थ हो जाएंगे, याद करने पड़ेंगे। और याद होने के बाद आपको जैसे माना कि पूछा गया कि द का उच्चारण स्थान क्या है, या आपको ये पूछा गया कि स का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप सूत्र के माध्यम से या किसी वर्ग के माध्यम से आप अपने आप उसका उच्चारण स्थान बता सकते हैं। धन्यवाद। आगे हम दूसरे टॉपिक की अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक की बात करेंगे। आपका ये उच्चारण स्थान टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।